बोलिए, स्टार्ट हो गया। हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं भानु प्रताप सिंह, मिशन सक्सेस सीटेड क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग तीसरे दिन सीडीपी का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो सीडीपी का क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे 20 तक 2 दिन में किए हुए हैं 10-10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन फर्स्ट डे में और 10 क्वेश्चन आपका दूसरा दिन किए हैं। आज तीसरा दिन है। 10 क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे सीडीपी का क्वेश्चंस। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, तो इसको हम लोग देखेंगे और आप आंसर दीजिएगा। जो भी क्वेश्चंस होगा उसका आंसर दीजिएगा, देखेंगे, डिस्कशन करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, किसका नहीं होगा। आप इसको पढ़िए, 100% आपको सफलता मिलेगा। सीटेट इस बार पार करना है। इस बार सीटेट किसी तरह आपको क्वालिफाई कर जाना है। ध्यान रखिएगा, आप केवल मेरे साथ जुड़िए और जुड़ करके पढ़िए। 100% आपको हम बताते हैं कि आप सीटेट क्वालिफाई कर जाएंगे। चलिए, तो आज हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो ध्यान रखिएगा, जब आप हमारे चैनल पे आते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। सबसे पहले अपने दोस्तों में क्या करना है, आपको शेयर करना है। जो भी डीएलएड और बीएड कर रहे हैं आपके मित्र, तो उनके पास शेयर करिए और उनको बोलिए कि बाबू दोस्त मित्र आप सब्सक्राइब कर लीजिए और पढ़िए। भानु सर बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, ठीक, ताकि वो मेरे से जुड़े और वो भी अपना सीटेट की तैयारी मजबूत कर सकें। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 21 की ओर आते हैं कि किस क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। तो वह स्तर जिसमें बच्चा, ध्यान रखिएगा, जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, क्या कहा जाता है। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? संवेदन प्रौढ़ अवस्था। ध्यान रखिएगा, संवेदन प्रौढ़ अवस्था, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, तीसरा है पूर्व संवेदन प्रौढ़ अवस्था और चौथा है मूर्त क्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो क्वेश्चन है वो जीन पियाजे से संबंधित क्वेश्चन हैं। संवेदन प्रौढ़ अवस्था का मतलब संवेदी गामक अवस्था, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, जिसका उम्र काल है 0 से 2 वर्ष। ध्यान रखिएगा। दूसरा है औपचारिक क्रियात्मक। औपचारिक का मतलब आपको पता है कि औपचारिक संक्रियात्मक या क्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 या 11 से ऊपर होता है इसका उम्र काल। तीसरा है आपका पूर्व संवेदन प्रौढ़ अवस्था, मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसका उम्र काल होता है 2 से 7 वर्ष। और चौथा है मूर्त क्रियात्मक अवस्था, उम्र काल 7 से 11 वर्ष। अब बताइए कि किस अवस्था में, किस स्तर में बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। आप बताइए कि किस अवस्था में बच्चा तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है, किस अवस्था में बच्चे में चिंतन शक्ति का विकास प्रारंभ हो जाता है। तो इसका आंसर ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मूर्त क्रियात्मक अवस्था, उम्रकाल 7 से 11 वर्ष। ध्यान रखिएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे ने 4 स्तर दिया है और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो बच्चा होता है वो तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ कर देता है, चिंतन प्रारंभ कर देता है, मूर्त चिंतन करता है। मूर्त क्रियात्मक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा चिंतन प्रारंभ करता है, वो भी कैसा चिंतन? मूर्त चिंतन करता है, तर्क देना प्रारंभ कर देता है। किस अवस्था में? मूर्त संक्रियात्मक क्रियात्मक अवस्था में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है इसमें कर देता है बच्चा। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपको आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर आते हैं हम लोग कि क्वेश्चन 22 क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन 22 क्या कह रहा है भाई? तो क्वेश्चन 22 है आपका, क्वेश्चन नंबर 22 है आपका कि डिसलेक्सिया संबंधित है। डिसलेक्सिया संबंधित है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो आपको पढ़ाया गया होगा, पढ़े होंगे, अलेक्सिया डिसलेक्सिया। अलेक्सिया या डिसलेक्सिया किससे संबंधित है भाई? तो पठन विकार है। कौन सा विकार है?
पठन विकार है। अर्थात डिसलेक्सिया या अलेक्सिया में बच्चा सही तौर से नहीं पढ़ पाता। क को ध्यान रखिएगा, बी को बच्चा डी पढ़ने लगता है। ध्यान रखिएगा कि बच्चा बैड को BAD बैड को डैब पढ़ने लगता है। क्या पढ़ने लगता है भाई? तो डैब पढ़ने लगता है। ये जो पढ़ने में समस्या होगी वो कहलाएगा अलेक्सिया या डिसलेक्सिया। ध्यान रखेंगे, जो पढ़ने में समस्या होगा वो कहलाएगा अलेक्सिया या डिसलेक्सिया, पठन विकार। एक दो चीज और जानेंगे कि ग्राफिया डिसग्राफिया क्या होता है। तो ग्राफिया डिसग्राफिया जो होता है वो लिखने से संबंधित होता है। ग्राफिया डिसग्राफिया लिखने से संबंधित, अलेक्सिया डिसलेक्सिया पठन विकार है। कैलकुलिया या डिसकैलकुलिया जो होता है वो गणितीय विकार होता है। गणित संबंधित विकार, गणना संबंधित विकार को हम बोलते हैं कैलकुलिया या डिसकैलकुलिया। और डिसलेक्सिया किससे संबंधित? पठन विकार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर आते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई? तो ध्यान रखिएगा, 23 नंबर क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 23 है कि बच्चे का सामाजिक विकास का वास्तव में प्रारंभ होता है। बच्चे में सामाजिक विकास, बच्चे का सामाजिक विकास, सामाजिक, ध्यान रखिएगा, बच्चे का सामाजिक विकास का वास्तव में प्रारंभ कहाँ होता है, कब होता है? तो विद्यालय पूर्वावस्था, विद्यालय से पहले, या शैशवावस्था, या पूर्व बाल्यावस्था, या उत्तर बाल्यावस्था। इसका आंसर क्या होगा? सामाजिक विकास, सामाजिकरण का प्रारंभ बच्चे में किस अवस्था में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी, पूर्व बाल्यावस्था में। पूर्व बाल्यावस्था में अर्थात उम्रकाल 2 से 6 वर्ष में बच्चे का सामाजिक विकास प्रारंभ हो जाता है। जब बच्चा 2 वर्ष से ऊपर जाता है तो वो माता पिता, भाई बहन, पड़ोस से जुड़ने लगता है और धीरे धीरे बच्चे में सामाजिकता का विकास प्रारंभ हो जाता है। अर्थात प्रारंभिक बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष में बच्चे में सामाजिक विकास वास्तव में क्या होता है भाई? प्रारंभ हो जाता है। तो इसका आंसर 23 का हो जाएगा, सी नंबर। चलिए क्वेश्चन हम लोग आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर आते हैं। आप आंसर बताइएगा कि 24 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है आपका 24 का क्वेश्चन है 24 कि प्राथमिक कक्षा में बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि है। प्राथमिक कक्षा, कौन सा कक्षा भाई? प्राथमिक कक्षा में बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? कौन सी विधि है भाई? प्रयास व भूल विधि, अनुकरण विधि, व्याख्यान विधि, या खेल विधि। तो ध्यान रखिएगा, प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है खेल विधि। खेल खेल में सिखाना। प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं, जितना ज़्यादा आप खेल खेल में सिखाएंगे उतना ही ज़्यादा बच्चा रुचि लेता है, और जितना ज़्यादा रुचि लेगा उतना ही ज़्यादा वो सीख पाएगा। तो ध्यान रखिएगा, प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि खेल विधि माना जाता है। खेल विधि सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। प्राथमिक स्तर में खेल खेल में सिखाया जाता है ताकि बच्चा आसानी से सीख सके, रुचि लगे उसको, रुचिकर बनाया जाता है खेल खेल में। तो ध्यान रखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं हम लोग 25 की ओर। 25 की ओर आते हैं हम लोग। 25 क्या बोल रहा है भाई? कि 16 वर्षीय, ध्यान रखिएगा 25 नंबर, कि 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु कितने वर्ष होगी? कितने वर्ष होगी भाई? ध्यान रखिएगा, कितने वर्ष होगी? 16 वर्ष का बच्चा है, 16 वर्ष बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु कितनी वर्ष होगी? तो आपको पता होगा कि जो मानसिक आयु कितने वर्ष होगी उसकी, तो एक चीज फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, IQ का फॉर्मूला होता है IQ बराबर MA बटा में CA गुणे 100 होता है। MA का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, MA का मतलब होता है मानसिक आयु। कौन सी आयु? मानसिक आयु। CA का मतलब होता है वास्तविक आयु। वास्तविक आयु।
ध्यान रखिएगा, एम ए का मतलब होता है आपका मानसिक आयु, सी ए का मतलब होता है वास्तविक आयु, और आई क्यू तो बोला है 16 वर्षीय बच्चा, अर्थात 16 वर्षीय जो बच्चा है, बच्चा का वास्तविक आयु क्या है भाई, तो वास्तविक आयु जो है सी ए क्या है भाई, तो सी ए 16 वर्ष है। पूछ रहा है कि बुद्धि लब्धि परीक्षण में कितना अंक लाया, आईक्यू कितना है, तो बच्चे की आईक्यू जो है वो 75 है। पूछ रहा मानसिक आयु कितना होगी, एम ए कितना होगा, तो फार्मूला पे आप बैठा देंगे, ध्यान रखिएगा, फार्मूला पे आप बैठा देंगे, फार्मूला पे बैठा देंगे आप, फार्मूला पे बैठाएंगे, तो फार्मूला पे बैठाएंगे तो हो जाएगा आई क्यू बराबर होता है, आई क्यू बराबर एम ए बटा में सी ए गुणे 100। आपको पूछ क्या रहा है भाई, एम ए पूछ रहा है, आई क्यू दिया है कितना 75, आई क्यू कितना दिया है 75, बुद्धि लब्धि कितना दिया है 75, आई क्यू 75 है, एम ए नहीं दिया है, मानसिक आयु निकालना है, वास्तविक आयु दिया है कितने वर्ष 16 वर्ष गुणे 100। अब आप इसको सोल्व करिए, आंसर क्या होगा, अब बताएं आंसर क्या होगा। 25 से कर देंगे, 25 तिहाई 75, 25 चौके 100, चौके 16, तो एम ए बराबर हो जाएगा, एम ए बराबर हो जाएगा 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 वर्ष। इसका आंसर क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर ए 12 वर्ष। आप निकाल लीजिएगा कि आई क्यू का फॉर्मूला होता है एम ए बटा में सी ए गुणे 100, ये फॉर्मूला, एम ए का मतलब मानसिक आयु, सी ए का मतलब वास्तविक आयु, आई क्यू का मतलब आपका बुद्धि लब्धि। तो 16 वर्षीय बच्चा है, बच्चा कितने वर्ष का है 16 वर्ष का, अर्थात बच्चे का वास्तविक आयु क्या होगा 16 वर्ष होगा। और दिया है कि बुद्धि लब्धि परीक्षण में कितना अंक लाया भाई 75, अर्थात बुद्धि लब्धि आई क्यू कितना होगा 75 होगा। और बोला है मानसिक आयु कितने वर्ष होगी, तो मानसिक आयु एम ए निकालना है, मानसिक आयु मतलब एम ए, तो एम ए निकाल लेंगे, फॉर्मूला पे बैठा देंगे, आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर आते हैं कि 26 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है भाई, क्वेश्चन 26 क्या कह रहा है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है। सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित कौन करता है भाई, तो बताइए कि यदि एक बच्चा है तो उसको सीखने के लिए अधिकतम मैक्सिमम कौन सा आपका अभिप्रेरित मोटिवेशन करेगा सीखने के लिए। ऑप्शन फर्स्ट है आपका लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, लक्ष्य प्राप्त करने में कौन सी संतुष्टि, व्यक्तिगत संतुष्टि। दूसरा है बाह्य कारक, बाहरी कारक। तीसरा है कि असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा। और चौथा है बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति। तो इसका आंसर क्या होगा, अधिकतम कौन सा सीखने के लिए अधिकतम अभिप्रेरित करेगा, तो ध्यान रखिएगा आंतरिक अभिप्रेरणा सबसे ज्यादा अभिप्रेरित करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही होगा आपका। लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत जो संतुष्टि होता है, व्यक्तिगत जो पर्सनल संतुष्टि होगा, किसी काम को करेंगे हम और किसी काम को करने से जो हमको आपको व्यक्तिगत संतुष्टि, सेल्फ सेटिस्फैक्शन जो मिलेगा, वहीं आपको सीखने में मदद करेगा, मोटिवेशन देगा। तो ध्यान रखिएगा कौन सा अभिप्रेरित करेगा सीखने के लिए अधिकतम, तो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत संतुष्टि। बाह्य कारक जो बाहरी कारक होता है, जैसे पुरस्कार देना, शाबाशी देना, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ये बाह्य कारक होते हैं, बाह्य अभिप्रेरणा होते हैं। असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा, ये भी आपका सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। और बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, ध्यान रखिएगा ये भी सही नहीं है। इसका आंसर होगा 26 का ए नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 की ओर आते हैं। 27 क्वेश्चन कहता क्या है, 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भाई, ध्यान रखिएगा 27 नंबर है भाषा। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है भाई, संकेत प्रयोग विज्ञान,
वाक्य, रूपिम या स्वनिम? आंसर बताइए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो ध्यान रखिएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका स्वयं का अर्थ नहीं होता है वो कहलाता है स्वनिम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी? तो इसका आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, एक चीज, सॉरी, इसका जो आंसर होगा, ये आंसर होगा रूपिम। आंसर होगा रूपिम, ऑप्शन नंबर सी। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई स्वनिम कहलाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई स्वनिम कहलाता है, लेकिन इसका अपना अर्थ नहीं होता। ध्यान रखिएगा, आप ये सोच के मारिएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई स्वनिम होता है, लेकिन यहां क्या दिया है कि भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई, तो जहां अर्थ की बात करेगा वो आंसर होगा रूपिम, और जहां होगा भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वहां होगा स्वनिम। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी रूपिम आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा अंतर, भाषा की सबसे छोटी इकाई स्वनिम कहलाता है, लेकिन इसका अपना अर्थ नहीं होता। जैसे स्वनिम का क, म, ल, फ, ब, इसका अर्थ नहीं होता। क का मतलब क्या? तो ये स्वनिम है और इसका अर्थ नहीं है। और यहां पूछ रहा है भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई, तो ध्यान रखिएगा, अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाता है? रूपिम कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर आते हैं, सॉरी 28 की ओर आते हैं। क्वेश्चन 28 की ओर आते हैं। क्वेश्चन 28 कह क्या रहा है? क्वेश्चन 28 कह क्या रहा है ये देखते हैं। एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे, एक बालक अधिक कब सीखता है? क्या किया जाएगा तो बच्चा अधिक सीखेगा भाई? ऑप्शन फर्स्ट है पाठ्य पुस्तक के माध्यम से पढ़ाया जाए, पाठ्य पुस्तक किताब से पढ़ाया जाएगा तो अधिकतम सीखेगा। कंप्यूटर से पढ़ाया जाए, कंप्यूटर से पढ़ाया जाएगा तो, व्याख्यान विधि से पढ़ाया जाए तो, या क्रिया विधि से पढ़ाया जाए तो। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो एक बालक अधिक सीखता है यदि बच्चे को क्रिया विधि से करके सिखाई जाए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा, एक बालक अधिक कब सीखेगा? जब बच्चा स्वयं से किसी काम को करेगा, स्वयं से क्रिया करेगा, तब वो ज़्यादा सीखेगा और वो इफेक्टिव होगा, ज़्यादा लंबे समय तक वो रह पाएगा। यदि पाठ्य पुस्तक से हम सिखाएंगे तो बच्चा पढ़ेगा लेकिन भूल जाएगा, कंप्यूटर से पढ़ाएंगे सीखेगा लेकिन भूल जाएगा। व्याख्यान विधि तो छोटे बच्चों के लिए होता ही नहीं है, इससे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा छोटे बच्चों को। ध्यान रखिएगा, और हम लोग पढ़ रहे हैं छोटे बालक की बात कर रहे हैं, किशोरावस्था की बात कर रहे हैं। तो किशोरावस्था तक बच्चा सबसे ज़्यादा कब सीखेगा? जब क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। क्रिया विधि का मतलब होता है करके सीखना। जब बच्चे को करके पढ़ाया जाए, बच्चे से स्वयं समस्या का समाधान करवाया जाए तो बच्चा ज़्यादा सीखेगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 29 की ओर। क्वेश्चन 29 कह क्या रहा है भाई? क्वेश्चन 29 क्या कह रहा है? वो है कक्षा में शिक्षक कक्ष में शिक्षक प्रयास करता है। क्या प्रयास करता है भाई? कक्ष में जब क्लासरूम में आप शिक्षक बन करके जाएंगे तो क्या प्रयास करेंगे? ऑप्शन फर्स्ट है छात्रों को अनुभव प्रदान करने का। ऑप्शन बी है छात्रों को सहायक अधिगम वातावरण देने का। ऑप्शन 3 है छात्रों को चिंतन का अवसर देने का। और चौथा उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा भाई? तो कक्ष में शिक्षक प्रयास करता है। क्या प्रयास करता है भाई? कि छात्रों को अनुभव प्रदान करने का, कि बिल्कुल बच्चों को क्या किया जाए? अनुभव प्रदान किया जाए ताकि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाए, बच्चे के अनुभव को बढ़ाया जाए, बच्चे से किसी भी समस्या का समाधान स्वयं से कराई जाए। तो बिल्कुल ऑप्शन बी एक सही है। दूसरा है आपका छात्रों को सहायक अधिगम वातावरण देने का। जी बिल्कुल, ऑप्शन बी भी सही है कि छात्रों को सहायक अधिगम वातावरण, अच्छा वातावरण दिया जाए ताकि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके। ऑप्शन 3 है छात्रों को चिंतन का अवसर देने का।
बच्चों को चिंतन करने का अवसर देंगे, ताकि बच्चा किसी समस्या पे समाधान कर सके, स्वयं समस्या का समाधान करे, चिंतन करे, मनन करे और उस समस्या का समाधान स्वयं करे। अर्थात ऑप्शन सी भी सही है। इसका मतलब इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 की ओर आते हैं। आज का आपका आखिरी क्वेश्चन होगा। आज मात्र 10 क्वेश्चन हम लोग रेगुलर अभी करेंगे, आगे जाकर के एक दिन में 20-20, 30-30 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अभी हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे। ध्यान रखिएगा, देखते हैं कितने लोग कितना कर पाते हैं। क्वेश्चन है आगे, विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? बताइए कि विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? किस पहलू में, विकास के किस पहलू में तर्क का, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है भाई? तो ऑप्शन ए है संज्ञानात्मक विकास में, ऑप्शन बी है नैतिक विकास में, ऑप्शन सी है गतिक विकास में, ऑप्शन 4 है डी सामाजिक विकास में। आप बताएंगे कि विकास के किस पहलू में बच्चा तर्क करता है, चिंतन करता है और समस्या का समाधान करता है। तो ध्यान रखिए, ये सब कुछ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के आता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत, संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत, संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत तर्क करना, चिंतन करना, मनन करना, समस्या का समाधान करना, ये आता है। नैतिक विकास का मतलब होता है सही गलत का पहचान करना। तो सही गलत का पहचान करना तर्क, चिंतन और समस्या समाधान के बीच नहीं आता। गतिक विकास का मतलब होता है मोटर से जो, जिसमें बच्चा अपने शरीर को क्रिया में, मतलब गति में रह कर के कार्य करता है। और चौथा है सामाजिक विकास। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही होगा। संज्ञानात्मक विकास, जिसमें बच्चा तर्क करता है, चिंतन करता है और समस्या का समाधान भी करता है, उसकी व्याख्या करने लगता है। तो चलिए आज बस इतना ही, बाकी हम लोग कल करेंगे। ध्यान रखिएगा, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बेल आइकन दबाइए, शेयर मारिए। हम आपको बहुत जल्द आएंगे YouTube पे लाइव क्लास। बहुत बच्चों का कहना है कि सर लाइव क्लास कब आएंगे, लाइव क्लास कब आएंगे? तो मैं क्या बताऊं आपको कि लाइव क्लास YouTube तभी देता है जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए, जिसमें 1000 सब्सक्राइबर हो जाएं और 4000 घंटा हो जाए। तो अभी मेरा तो अभी स्टार्टिंग है, 3-4 दिन से है, तो अभी तो करीब 750 के करीब, 750 के करीब आपका सब्सक्राइबर हुए हैं। तो सब्सक्राइब करवा दीजिए अपने में, अपने मित्रों में, सब में सब्सक्राइब। मिशन भानु सर मिशन सक्सेस क्लासेज को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बाकी देखिए, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, लोग देखेंगे, लोगों तक पहुँचेगा, उतना ही ज़्यादा मेरा जो चैनल है वो मोनेटाइज जल्दी होगा। उसके बाद हम लाइव क्लास आ सकेंगे आपके सामने। हालांकि लाइव क्लास हम आएंगे तो वो हम YouTube पे अभी नहीं आ पाएंगे। ये जो हम अपने जो सिस्टम बनाए हैं उस सिस्टम पे हम लोग आ पाएंगे। सारे टीचर्स ऑनलाइन आकर के पढ़ाएंगे। बाकी प्ले स्टोर पे जाकर के जो भी हमारा MSI भानु सर का लिंक है, जाकर के सर्च करिए और अपने फ़ोन में उसको रख लीजिए, और उससे बहुत जल्द हम लोग आकर के वहाँ भी पढ़ाएंगे। बाकी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।